हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समीक्षा एंड ट्रेंड्स। भारत और चीन न सिर्फ आपस में पड़ोसी देश हैं बल्कि दुनिया में दो बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। इनके बीच आपसी संबंधों से न सिर्फ एशिया में शांति पर असर पड़ता है बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका पूर्ण रूप से प्रभाव होता है। आज के इस पूरे सेशन में हम एनालाइज करेंगे भारत और चीन की इम्पोर्टेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के बीच क्या सीमा विवाद चल रहा है जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंधों में तनाव देखने को मिल रहा है। साथ ही हम एनालाइज करेंगे कि चीन की वैश्विक नीति क्या है और इससे वैश्विक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही हम बात करेंगे भारत के लिए चुनौतियों की कि चीन से संबंध समान रूप से अच्छे बनाए रखने के लिए भारत के पास कौन सी चुनौतियां हैं और जानेंगे कि भारत और चीन के पास आगे की राहें क्या हैं कि वे एक दूसरे से संबंध बेहतर कर पाए। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत और चीन के बीच सीमा विवाद से। भारत और चीन की आज़ादी लगभग एक साथ मिली और दोनों देशों के बीच 1950 से लेकर 1960 के दशक तक द्विपक्षीय संबंध काफ़ी अच्छे रहे और इस दौरान हिंदी चीनी भाई भाई का नारा प्रसिद्ध रहा। लेकिन 1960 के दशक के बाद भारत और चीन के संबंधों में तनाव देखने को मिला सीमा संबंधों को लेकर। 1960 में चीन ने भारत और चीन के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा तय करने वाली रेखा मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। चीन का कहना था कि यह लाइन जब 1913 में शिमला एग्रीमेंट के तहत तय की गई थी उस समय चीन इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं था। चीन के कहने का मतलब ये था कि यह एग्रीमेंट जो साइन किया गया वह ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच साइन किया गया। यानी क्योंकि इस एग्रीमेंट में चीन का कोई भी योगदान नहीं रहा, चीन से किसी भी तरह की सलाह नहीं ली गई, इसलिए चीन मैकमोहन लाइन को मानने से साफ साफ इनकार कर रहा था। इसी मुद्दे पर भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में चीन ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। हालांकि चीन पूर्वोत्तर क्षेत्र से वापस चला गया, लेकिन 1962 के दौर में भारत को एक बड़ा नुकसान हुआ अक्साई चीन का। चीन ने इस युद्ध में लद्दाख के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया जिसे आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जानना इम्पोर्टेंट है कि 1962 के युद्ध से पहले चीन के साथ केवल पूर्वोत्तर सीमा यानी मैकमोहन लाइन को लेकर विवाद था, लेकिन 1962 के युद्ध में चीन ने लद्दाख के इलाकों पर कब्जा कर इस विवाद को जम्मू कश्मीर तक बढ़ा दिया। हालांकि 1962 के युद्ध के बाद इन सीमाओं पर कुछ बहुत बड़ी घटनाएं देखने को नहीं मिली, कुछ बहुत बड़ी झड़पें देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी इन सीमाओं पर भारत और चीन का विवाद लगातार बरकरार है। चीन ने भारत को कई सारे प्रपोजल दिए, खास तौर पर लद्दाख को लेकर। चीन ने 2005-06 में भारत को ये प्रपोजल दिया कि यदि भारत अक्साई चीन के इलाके पर अपना दावा छोड़ दे तो चीन भी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना दावा छोड़ देगा। चीन का साफ साफ कहने का मतलब ये था कि चीन को यदि लद्दाख के रीजन दे दिए जाएं, लद्दाख के वो क्षेत्र दे दिए जाएं जिस पर चीन का कब्जा है, तो चीन किसी भी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा नहीं रखेगा। लेकिन भारत सरकार को यह प्रपोजल मंजूर नहीं था और तब से यह जो विवाद है वो दोनों के बीच बढ़ता जा रहा है। हालांकि दोनों देशों ने आपसी में बातचीत के तहत कई एग्रीमेंट साइन किए और सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है 1993 का एग्रीमेंट। 1993 के एग्रीमेंट में ये तय किया गया कि जिस इलाके में सीमा विवाद है
खास तौर पर लद्दाख क्षेत्र को लेकर उस क्षेत्र से दोनों देशों की सेनाएं 20 किलोमीटर तक पीछे हट जाएंगी और इस सीमा को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में माना जाएगा। तब से LAC दोनों देशों के बीच सीमा रेखा तय करती है। हालांकि 1993 के एग्रीमेंट में यह साफ तौर पर लिखा गया था कि LAC को नियंत्रण रेखा मानने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि भारत या चीन किन्हीं इलाकों में अपने दावे को छोड़ रहा है। जिसका साफ साफ मतलब ये था कि LAC को भारत सिर्फ वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में स्वीकार कर रहा था, जबकि भारत अपना दावा अक्साई चीन के ऊपर नहीं छोड़ रहा था। यानी यह रेखा सिर्फ नियंत्रण रेखा के रूप में काम करेगी ताकि दोनों देशों के बीच क्लैशेस न हो, विवाद न हो, तब तक जब तक कोई विशेष सॉल्यूशन या समाधान नहीं निकाला जाता। तो इस तरीके से तब से LAC खास तौर पर लद्दाख इलाके में दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा का काम कर रही है, जबकि पूर्वोत्तर इलाके में मैकमोहन रेखा को ही अभी तक दोनों देशों के बीच सीमा माना गया है। हालांकि चीन इस सीमा को मानने से इनकार करता है, इसीलिए इस इलाके में भी कई बार छिटपुट सेनाओं के बीच मुठभेड़ देखने को मिलती है। लेकिन जो हालिया विवाद है वो रहा है लद्दाख क्षेत्र को लेकर। हाल ही में चीनी सेना लद्दाख में LAC को पार कर भारत की तरफ गलवान घाटी के ऊपर आ गई और इस घाटी में चीनी सैनिकों ने अपने टेंट स्थापित कर लिए। इन टेंटों के स्थापित होने के बाद भारतीय सेना ने इसका कड़ा विरोध किया, जिस कारण दोनों देशों के बीच हाथापाई हुई। हालांकि इसके बाद मिलिट्री लेवल पर या कूटनीतिक लेवल पर आपस में बातचीत हुई और ये तय किया गया कि दोनों देश डी एस्केलेट करेंगे। डी एस्केलेट करने का मतलब था कि दोनों देश विवादित जगह से पीछे हट जाएंगे और इस इलाके को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन डी एस्केलेट करने का मतलब था भारत को नुकसान, क्योंकि गलवान घाटी LAC की सीमा के भारत की तरफ है, यानी भारत की सीमा के अंतर्गत गलवान घाटी आती है और इस पर अभी तक चीन का कोई भी दावा नहीं था। यानी गलवान घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच किसी भी तरीके का विवाद नहीं था। लेकिन अगर डीएस्केलेट किया जाता है, यानी भारत उस क्षेत्र को छोड़कर वापस आ जाता है, तब यह कहा जा सकता है कि भारत के लिए एक क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ना होगा। इसीलिए डीएस्केलेशन तय होने के बावजूद भी दोनों सेनाओं में एक बड़ी झड़प हुई, जिसमें लगभग 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। हालांकि यह भी खबरें आई कि चीनी सैनिक भी लगभग 40 से 45 की संख्या में मारे गए हैं। इस तरीके से इस झड़प ने एक बड़ा रूप ले लिया और भारत के लिए यह चुनौती खड़ी हो गई है कि वह कैसे इस मुद्दे को हल करे। भारत की तरफ से कई मिलिट्री लेवल पर और कई डिप्लोमेटिक लेवल पर चर्चाएं जारी हैं। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चीन के अचानक इस तरीके से LAC को पार कर भारत में प्रवेश करने के क्या कारण रहे। इसमें सबसे बड़ा कारण दिया जा रहा है भारत का बॉर्डर के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करना, और ख़ास तौर पर एक रोड जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी रोड। यह रोड दौलत बेग ओल्डी को कई क्रिटिकल इलाकों से जोड़ते हुए गलवान घाटी और अन्य इलाकों से जोड़ती है, और चीनी सरकार को भारत का यह विकास अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा लगता है। तो इसलिए चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में प्रवेश कर इस प्रकार की हिंसा फैलाई। हालांकि खबरें ये भी आई कि गलवान घाटी के अलावा पोंगसोंग झील में भी इस तरीके की हिंसाएं हुई हैं। पोंगसो झील
जिसे लगभग 8 फिंगर्स में या 8 घाटियों में बांटा गया है, वह भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पूरी झील में शुरू की 4 फिंगर्स यानी शुरू की 4 घाटियों पर भारत का नियंत्रण है, जबकि 5वीं से 8वीं घाटी तक चीन का नियंत्रण है। लेकिन इस झड़प के बाद कहा यह जा रहा है कि चीन ने 4th फिंगर पर भी अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, जबकि इससे पहले इस क्षेत्र में भारत की पेट्रोलिंग हुआ करती थी। तो इस तरीके से न सिर्फ गलवान घाटी बल्कि पोंगसो झील पर भी इस तरीके की हिंसाएं हुई हैं। अगर हम कुछ अन्य कारणों पर ध्यान दें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन का इस तरीके से अचानक आक्रामक हो जाने का कारण भी रहा है, क्योंकि जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसे लेकर चीनी सरकार काफ़ी दबाव में है। और चीनी सरकार यह कोशिश कर रही है कि चीनी नागरिकों का इस बात पर ध्यान न जाए कि चीन रही है, इसीलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की हिंसा की कोशिश की गई है। इसके अलावा काफ़ी एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि चीनी कंपनियों पर दबाव है, क्योंकि उन्हें कई बड़े मार्केट से बैन कर दिया गया है और अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध भी चीनी कंपनियों को लगातार घाटे में ले जा रहे हैं, जिसके लिए चीनी कंपनियां चीन को छोड़कर किन्हीं अन्य देशों में जाना चाहती हैं, क्योंकि चीन का मानना यह है कि चीनी कंपनियों के लिए भारत एक फेवरेट डेस्टिनेशन हो सकता है। इसीलिए भी चीन ने भारत को अशांत करने की कोशिश की है। इसके अलावा काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ अविश्वास भी इस हिंसा का कारण है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर कई ऐसी नीतियां बनाई हैं, कई ऐसे संगठन बनाए हैं जिससे चीन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है क्वाड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका के साथ साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में प्रवेश करने की कोशिश की है। इसे चीन अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। इसके अलावा भी जो भारत की नीतियां रही हैं वे स्पष्ट तौर पर अमेरिका के प्रभाव के अंतर्गत रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत में बहुत बड़े तौर पर स्वागत किया जाना और नमस्ते ट्रंप जैसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाना, ये दर्शाता है कि भारत बहुत बड़े हद तक अमेरिका की ओर प्रभावित है, क्योंकि अमेरिका चीन का प्रतिद्वंदी है। इसीलिए चीन अमेरिका की तरफ आकर्षित होने वाले प्रत्येक देश को अपने शत्रु की नज़र से देख रहा है। तो इसीलिए भी भारत पर अचानक इस तरीके की हिंसा किए जाने का बड़ा कारण यह भी हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस हिंसा के पीछे भारत का जम्मू कश्मीर में 370 को हटाया जाना भी हो सकता है। वह इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से भारत और जम्मू कश्मीर के जिन रिश्तों में अचानक परिवर्तन आए हैं वह भी चीन की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। इसलिए चीन लगातार इस क्षेत्र को अशांत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके पीछे चीन की इस तरीके से अचानक हिंसा बढ़ाने की कोशिश रही है। चीन के रवैये को स्पष्ट तौर पर समझने के लिए हमें समझना होगा भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक संबंधों को। अगर चीन के साथ भारत के संबंधों को स्वतंत्रता के तुरंत बाद देखा जाए तो हमें मालूम होगा कि यह ऐसा दौर था जिसमें भारत और चीन के बीच संबंध ऊंचाइयां छू रहे थे। इस दौर में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा प्रसिद्ध था। यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है भारत का इस दौर में चीन को बहुत बड़े हद तक सहयोग था।
भारत पहला देश था जिसने चीन की आज़ादी के बाद चीन को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। इसके अलावा भारत ने यूएनएससी की सदस्यता लेने में भी चीन की बड़ी हद तक सहायता की। तो इस तरीके से भारत ने न सिर्फ आंतरिक बल्कि बाह्य लेवल पर भी चीन को बड़े तौर पर सहयोग दिया और यह दौर 1962 तक लगभग चलता गया और इस पूरे दौर में भारत ने चीन के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट तय किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट था 1954 का पंचशील सिद्धांत। इस सिद्धांत में दोनों देशों ने यह तय किया कि दोनों देश एक दूसरे की अखंडता की सुरक्षा करेंगे, सम्मान करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे और भी कई सारी अन्य चीज़ें। इस पंचशील एग्रीमेंट के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को काफ़ी सराहा गया चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए, लेकिन इन संबंधों में बड़ा मोड़ आया 1962 के युद्ध के बाद। 1962 से 75 तक चीन ने काफ़ी हद तक भारत के खिलाफ पाकिस्तान को समर्थन देना शुरू किया। इसके अलावा यही दौर था जहां पर चीन ने अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार किया। चीन चाहता था कि एशिया के पूरे क्षेत्र में उसका नियंत्रण हो, इसलिए वह लगातार अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार कर रहा था। 1975 आते आते भारत और चीन के बीच कुछ बड़ी घटनाएं और बड़ी हिंसाएं होनी शुरू हुई, जिसमें महत्वपूर्ण है 1975 में नाथुला की हिंसा। इस हिंसा में भी कई भारतीय और चीनी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि इसके बाद भारत और चीन के बीच संबंध स्थिर रहे, यानी इनमें किसी भी बड़े तरीके का सुधार नहीं देखा गया। यही दौर था जिसमें भारत ने न सिर्फ परमाणु परीक्षण किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्ता भी बढ़ाई। हालांकि चीन ने कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में, कई अंतर्राष्ट्रीय बहसों में भारत का विरोध किया। इसके बावजूद भी भारत और चीन के बीच कभी भी संबंधों में इतना तनाव नहीं आया कि वह सीमा पर हिंसा का रूप ले ले। इस विवाद से पहले केवल 2014 में डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच देखा गया था। तो इस तरीके से आज भी भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव जारी है। देखना ये होगा कि भारत और चीन के बीच क्या ऐसी कूटनीतिक नीतियां बनाई जाती हैं जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार देखने को मिले। भारत और चीन के संबंधों में तनाव या सुधार के लिए चीन की वैश्विक नीति भी कई मायने रखती है, क्योंकि चीन विश्व के लिए एक अलग नज़रिया रखता है, जिसे समझने के लिए हमें चीन की वैश्विक नीति समझनी होगी। चीन की इस वैश्विक नीति में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैसे चीन चाहता है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक देशों को कमज़ोर किया जाए ताकि दुनिया भर में एक तंत्र को बढ़ावा मिले, क्योंकि चीन स्वयं में एक तंत्र है, ऑटोक्रेट है। इसलिए चाइना चाहता है कि अन्य लोकतांत्रिक देश भी ऑटोक्रेसी की ओर, एक तंत्र की ओर अग्रसर हों। इसीलिए चीन सभी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का, जैसे मानवाधिकार सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका विरोध करता आया है। चीन स्पष्ट तौर पर चाहता है कि चीन को अन्य देशों से किसी भी तरीके का मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दबाव न हो। इसलिए चीन लगभग सभी मंचों पर इन लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विरोध करता आया है। इसके अलावा चीन की वैश्विक नीति में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है यूएस यानी अमेरिका के प्रभाव को कम करना, क्योंकि अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी
चीन है तो चीन स्पष्ट तौर पर चाहता है अमेरिका के प्रभाव को कम किया जाए ताकि चीन दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाए। और चीन चाहता है कि पूरी दुनिया चीन के ऊपर निर्भर हो। इसलिए चीन अपनी समस्त नीतियों में अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए महत्ता देता है। इसके अलावा चीन का तीसरा सिद्धांत रहा है अन्य छोटे विकासशील देशों को सहायता दी जाए ताकि वह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का विरोध कर पाएं। उदाहरण के लिए चीन भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के पड़ोसी छोटे देशों को आर्थिक सहायता देता है जिससे वो छोटे देश भारत को बड़े तौर पर चुनौती दे सकें। इसी तरीके से चीन दुनिया भर में छोटे छोटे विकासशील देशों को आर्थिक तौर पर सहायता दे रहा है ताकि वह अपने पड़ोसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को लगातार चुनौती दे जिसका सीधा सीधा फायदा चीन को हो। इसके अलावा उसके अन्य बड़े सिद्धांतों में डिजिटल सर्विलेंस को बढ़ाने के लिए चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना है। कहने का मतलब है कि चीन दुनिया भर में टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए लगातार निवेश कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के ऊपर डिजिटल सर्विलेंस को बढ़ाया जा सके। हाल ही में यूएस ने ये भी क्लेम किया था कि 5G टेक्नोलॉजी के अंदर हुआवे कंपनी चीन के लिए जासूसी का काम कर रही है। इसके अलावा चीन की कई बड़ी कंपनियों पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह चीन के निर्देशों पर सर्विलेंस का काम करते हैं। तो चीन की वैश्विक नीति में यह भी बड़ा सिद्धांत रहा है कि वह दुनिया में कई बड़े देशों पर सर्विलेंस को बढ़ाए। इसके अलावा चीन का एक अन्य बड़ा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन भी है। वो इसलिए क्योंकि लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में चीन का दबदबा कायम है। इसलिए चीन चाहता है कि बड़े से बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने रहे क्योंकि चीन सभी संगठनों में एक महत्वपूर्ण पद पर काबिज है जिसका प्रयोग वह अन्य देशों के खिलाफ करता आया है। भारत के खिलाफ भी चीन ने यूएनएससी के सदस्य बनने के मुद्दे पर कई बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा चीन एनएसजी जैसे ग्रुप में भी भारत की सदस्यता को लेकर लगातार वीटो का प्रयोग करता रहा है। तो इस प्रकार चीन का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में दबदबा होने के कारण चीन चाहता है कि सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार बने रहें, जबकि अमेरिका की नीति के अनुसार वह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का लगातार विरोध करता आया है क्योंकि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बड़े स्तर पर प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार चीन का यह सिद्धांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चीन का अन्य सिद्धांत चीन केंद्रित प्लेटफॉर्म है, यानी चीन चाहता है कि समस्त वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं चीन के नियंत्रण में आ जाए जिसके बाद समस्त विश्व एक ही अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो, वो हो चीन। और इस तरीके से पूरा विश्व चीन केंद्रित प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो जाए। तो यह चीन की वैश्विक नीति रही है और चीन के बड़े सिद्धांत रहे हैं जिसकी वजह से चीन पूरे विश्व में अशांति का माहौल पैदा कर रहा है। काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की वैश्विक नीति कुछ देशों के लिए अवसर पैदा कर रही है तो वहीं कुछ देशों के लिए खतरा पैदा कर रही है। जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अन्य छोटे छोटे देशों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि चीन की नीति के अंतर्गत छोटे विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना प्रमुख है। इसलिए जो छोटे विकासशील देश हैं वो चीन की आर्थिक सहायता से अपनी विकास दर को बढ़ा पा रही हैं। इसलिए उन देशों के लिए चीन की वैश्विक नीति काफ़ी महत्वपूर्ण है और उन्हें अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा
काफ़ी एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि चीन का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सहयोग देने और उनकी लगातार बने रहने की कामना करने की वजह से कई बड़े मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में बातचीत की जा सकती है। और जिस तरीके से अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को समाप्त करना चाहता है, उसके खिलाफ चीन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो इस तरीके से चीन की वैश्विक नीति कई मुद्दों पर अवसर भी प्रदान करती है, जबकि चीन की यही नीति कई मुद्दों पर खतरा पैदा करती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि चीन की नीति अग्रेसिव है और यह नीति विश्व की शांति को खतरा पैदा कर सकती है। तो इस तरीके से चीन का अग्रेसिव होना दुनिया भर में बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरा भी है। देखना ये होगा कि भारत और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन की इस बढ़ते हुए प्रभाव को और चीन की वैश्विक नीति को कैसे नियंत्रित करती हैं। हम अब जानने की कोशिश करते हैं कि चीन की इन नीतियों के सामने भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति से संबंधित चुनौती को लेकर। भारत की विदेश नीति आज़ादी के बाद से ही प्रतिक्रियात्मक रही है। कहने का मतलब यह है कि भारत ने कभी भी चीन के प्रति स्वयं पहल नहीं की है और चीन ने जो भी नीतियां बनाई हैं उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप भारत अपनी विदेश नीति तैयार करता है। तो भारत को ज़रूरत है कि भारत स्वयं भी पहल करके चीन की इस प्रभावी नीति के सामने अपनी नीति स्थापित करे, जिससे वह चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को बैलेंस कर पाए। इसके अलावा भारत के समक्ष अन्य चुनौती है आत्मनिर्भर बनने की, क्योंकि भारत आज चीन पर बहुत बड़े तौर पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच व्यापार में भारत को बहुत बड़ा व्यापारिक घाटा है, यानी भारत बहुत कम मायनों में चीन को अपने सामान निर्यात कर पाता है, जबकि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था चीन से आयातित पदार्थों पर निर्भर है। देखना ये होगा कि भारत इस चुनौती से कैसे निपटता है और चीन के ऊपर निर्भरता को कैसे कम करता है। इसके अलावा अन्य बड़ी चुनौतियों में भारत और चीन के बीच वाद विवाद का कम होना भी है। वो इसलिए कि आज चीन अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है और भारत और चीन के बीच वाद विवाद का स्तर बहुत कम है, यानी दोनों देशों के बीच ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिससे दोनों देश आपसी चिंताओं को, आपसी मुद्दों को सुलझा सकें। भारत को ज़रूरत है कि वह वाद विवाद के द्वारा कैसे चीनी अर्थव्यवस्था से लाभ अर्जित करता है, चीनी अर्थव्यवस्था का प्रयोग करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में चीन का सहयोग ले पाता है। इसके अलावा अन्य बड़ी चुनौती है व्यापार से संबंधित, क्योंकि व्यापार के मामले में भारत चीन के समक्ष कहीं भी खड़ा नहीं दिखाई देता है। पूरी एशिया में जो सबसे ज़्यादा निर्यात का कार्य करता है वह चाइना है और चीन के समक्ष भारत का निर्यात कहीं भी खड़ा नहीं दिखाई देता। साथ ही भारत स्वयं भी चीन के निर्यात पर निर्भर है। तो भारत के सामने चुनौती है कि वह न सिर्फ चीन के साथ अपने व्यापार को सुधारे, बल्कि अन्य एशिया के देशों पर भी अपना प्रभाव छोड़े और अपने व्यापार को सुधारे। इसके अलावा जो अन्य चुनौतियां हैं उनमें है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चीन की एक बहुत बड़ी नीति है, जिसके तहत वह विभिन्न रेलवे और रोड मार्गों के द्वारा पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ना चाहता है। इस नीति के तहत चीन के द्वारा विभिन्न प्रकार के रेलवे और रोड प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जिससे कि वह अपनी पहुंच एशिया के अन्य देशों में, यूरोप में
और अफ्रीका में बराबर बनाए रख सके, जिससे न सिर्फ उसके व्यापार को बढ़ावा मिले बल्कि वह क्रिटिकल समय में इन देशों तक अपनी पहुंच को भी बढ़ा सके। तो इस तरीके से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव न सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिहाज से खतरा है बल्कि भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए भी यह इनिशिएटिव चुनौतियां पैदा करता है। हालांकि भारत ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होने का फैसला किया है क्योंकि चीन के द्वारा पाकिस्तान को कनेक्ट करने वाली रोड पीओके से होकर गुजरती है, जिस पर भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज की है। तो इस तरीके से भारत के समक्ष ये चुनौती है कि वह इस मुद्दे को कैसे हल करे और चीन को नियंत्रण में बनाए रखे। इसके अलावा भारत के सामने अन्य चुनौती है पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों की, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा भी लगभग भारत के सभी पड़ोसी देशों पर चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए हम नेपाल लें तो हाल ही में नेपाल ने चीन से समर्थन प्राप्त कर भारत को सीमाओं पर चुनौती प्रदान की है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी भारत के संबंध सीएए के मुद्दे के बाद लगातार तनावपूर्ण रहे हैं, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर बांग्लादेश ने अपनी चिंता जाहिर की थी और इसका विरोध किया था, जिसके बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव पैदा हो गए हैं। साथ ही बात करें श्रीलंका और अन्य पड़ोसी देशों की, वहाँ पर भी चीन ने अपने निवेशों को लगातार बढ़ाया है, जिससे लगभग सभी भारतीय पड़ोसी देश चीन की तरफ अग्रसित है। तो भारत के सामने यह बड़ी चुनौती है कि वह कैसे पाकिस्तान के साथ साथ अन्य पड़ोसी देशों पर भी अपना नियंत्रण बनाए रखे और चीन के प्रभाव को इन देशों में कम करे। इसके अलावा जो अन्य बड़ी चुनौती है वो है भारत और चीन के लोगों के बीच कम पीपल टू पीपल संबंध, यानी भारत के लोग चीन के लोगों से बहुत कम घुले मिले हैं, जिससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी समझ और कनेक्टिविटी में कमी है। क्योंकि विदेशी संबंधों में लोगों के बीच आपसी संबंध बहुत बड़े तौर पर मायने रखते हैं, इसलिए भारत और चीन के बीच कम पीपल टू पीपल संबंध भी भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो देखना यह होगा कि भारत इन बड़ी चुनौतियों से कैसे उभर पाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि भारत के समक्ष आगे की क्या राय है, जिससे दोनों देशों के बीच कुछ संबंधों में सुधार आ सके। आगे की राहें जानने से पहले हम कोशिश करते हैं कि ऐतिहासिक स्तर पर यानी इतिहास में भारत के समक्ष चीन ने कौन कौन सी समस्याएं खड़ी की हैं और भारत ने उनका कैसे समाधान ढूंढा है। अगर इतिहास में देखें तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती माओ की 5 फिंगर नीति रही। इस नीति के तहत माओ जे-तुंग ने 5 बड़े इलाकों पर अपना अधिकार बताया। माओ जे-तुंग का कहना था कि चीन की हथेली तिब्बत है, जबकि उसकी जो 5 अंगुलियां हैं उनमें लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश हैं। माओ जे-तुंग ने अपनी नीति के तहत ये तय किया कि चीन को इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार बनाना होगा। तो भारत के लिए यह पहली बड़ी चुनौती थी कि कैसे माओ की 5 फिंगर पॉलिसी को नियंत्रित किया जाए, और इस चुनौती का सामना भारत ने बड़े ही कूटनीतिक तरीके से किया और धीरे धीरे माओ की इस 5 फिंगर पॉलिसी के तहत 5 बड़े क्षेत्रों के साथ अपने संबंध सुधारने शुरू किए, जिनमें भारत द्वारा नेपाल और भूटान के साथ मैत्री संधि महत्वपूर्ण है। इस तरीके से नेपाल और भूटान के साथ मित्रता संधि करके भारत ने माओ जे-तुंग के इन दोनों फिंगर्स पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, ताकि माओ इन पर नियंत्रण न कर पाए। इसके बाद भारत ने बड़ी सफलता हासिल की सिक्किम के समावेशन से।
1975 में भारत ने सिक्किम का समावेशन भारत में करा लिया, जिससे भारत की कूटनीतिक स्तर पर बड़ी जीत हुई और माओ के एक फिंगर पर भारत ने फिर से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद अरुणाचल और लद्दाख क्षेत्र में भी भारत ने अपने कूटनीतिक तरीके से चीन के नियंत्रण को काबू में रखा और किसी भी तरीके से इन इलाकों पर चीनी नियंत्रण को नहीं बढ़ने दिया। इसके अलावा भारत की अन्य कूटनीतियां भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिसकी वजह से वह इन इलाकों में चीन को नियंत्रित कर पाया। जैसे भारत का पंचशील सिद्धांत, जिससे भारत चीन के साथ यह तय कर पाया कि चीन अनावश्यक रूप से भारत के लिए समस्याएं खड़ी न कर पाए। इसके अलावा भारत की अन्य कूटनीति पूर्वोत्तर क्षेत्र में IFAS की नियुक्ति भी है। IFAS यानी इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसकी नियुक्ति 1950 में पूर्वोत्तर इलाके में शांति बहाल करने के लिए की गई थी। यहाँ पे जानना आवश्यक है कि इस IFAS में बड़े तौर पर IAS और IFS ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती थी, ताकि ये अपनी कूटनीतिक तरीके से इस इलाके को शांत बनाए रख सकें। इससे फ़ायदा यह भी हुआ कि इन इलाकों को भारत की राजधानी से जोड़ा जा सका और इन इलाकों में यह महसूस नहीं होने दिया गया कि वे किसी भी तरीके से भारत की राजधानी से दूर हैं। तो इस नीति को भी भारत की बड़ी कूटनीतिक विजय मानी जाती है। हालांकि IFAS को 1960 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन आज भी पूर्वोत्तर इलाके में IFAS की मांग जारी है, ताकि उन लोगों की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा भारत ने अपने कूटनीतिक स्तर पर दलाई लामा का समर्थन हासिल करके भी सफलता प्राप्त की, जिसकी वजह से तिब्बत के अंदर भारत का कुछ हद तक हस्तक्षेप रह पाया। तो आज भी भारत के लिए दलाई लामा का समर्थन होना एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विजय है। तो इस तरीके से भारत ने चीन के द्वारा इतिहास में जो भी चुनौतियां प्रस्तुत की गई थी, उनका सफलतापूर्वक समाधान किया गया और भारत ने धैर्यपूर्ण उनका सामना किया। तो आज भारत के लिए आवश्यकता है कि इन सीमा विवादों के तनाव को अपने कूटनीतिक स्तर पर हल करे और कुछ ऐसे समाधान निकाले जिससे न सिर्फ चीन का नियंत्रण कम हो पाए, बल्कि चीन से अपने विकास के लिए आवश्यक समर्थन भी भारत जुटा पाए। भारत को ये भी याद रखना चाहिए कि चीन आज दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत चीन के सहयोग से अपने कई क्षेत्रों में न सिर्फ सुधार कर सकता है, बल्कि विकास की ओर अग्रसर भी हो सकता है। तो ये थी कुछ आगे की राहें जो भारत को अपनानी चाहिए थी। तो इस तरीके से आज के इस सेशन में हमने जानने की कोशिश की भारत और चीन के बीच संबंधों को, दोनों के बीच चुनौतियों को और कुछ सॉल्यूशंस और आगे की राहों को जो भारत अपना सकता है। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही अपना सहयोग बनाए रखें, हमारे साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।